नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस वक्त भारत में सनातन धर्म को लेकर जो बातें इस समय फैल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी प्रयागराज में जो शंकराचार्य जी के साथ जो भी चीजें हो रही हैं या उनके जो शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर लोग भाजपा का काफी विरोध कर रहे हैं और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मऊ कांग्रेस के नेता श्री रमन पांडे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा देखते हैं कि कोई भी मऊ जनपद में जो आंदोलन होते हैं तो उसमें आप सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ये माना जाए कि क्या केवल आप ही हैं जो कांग्रेस को मऊ जनपद में लेकर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा जिला कांग्रेस कमेटी और जिला के नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। जिले का नेतृत्व होता है जिला अध्यक्ष के माध्यम से, तो हम सभी लोग मिल के कार्य करते हैं संगठन के लिए। मैं केवल अकेला नहीं करता हूं। आपका पोस्ट मैंने कल देखा था, उसमें आपने ये पोस्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, उनका भारतीय जनता पार्टी उनका जो है उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ये काफी निंदनीय है। तो क्या आप मान रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ वो गलत है? नहीं, आप यह बताइए कि हमारे सनातन धर्म में पूज्य संत शंकराचार्य या मठों के जो पीठाधीश्वर हैं वह बहुत ही पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और आदरणीय हैं। माघ मेला स्नान में अमावस्या के दिन जिस तरह से भगवान शंकराचार्य स्नान के लिए जा रहे थे, जिस तरीके से मेला प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके जो शिष्य थे, जो बाल सन्यासी बटुक जो थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो वेद पाठी बच्चे थे जो उनके शिविर में, उनके मठों में वेदों का अध्ययन करते हैं, उनकी शिखाएं तक खींच ली गई, वृद्ध संतों को जूतों से पीटा गया। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया में चल रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या एक शंकराचार्य के साथ, बाल सन्यासियों के साथ ऐसा, और वह भी वह सरकार, आज जो यह सरकार है वर्तमान में, वह अपने आप को धर्म की सबसे बड़ी रक्षक और राम राज्य वाली सरकार कहती है। तो क्या आप के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह उचित था? यह तो सीधे सीधे शंकराचार्य जी का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। किसी को गंगा स्नान से रोकना यह महापाप है। ये कहा जा रहा है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मुखर होकर बोलते हैं। तो क्या इस चीज का उनको इनाम मिला है? ये नहीं नहीं नहीं। देखिए, जो संत है और कथावाचक और शंकराचार्य में बड़ा अंतर होता है। शंकराचार्य हमेशा शास्त्र संबद्ध बात करते हैं धर्म को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई राजनीतिक दल हो, शंकराचार्य जी हमेशा धर्म को लेकर के वह उनका एक स्पष्ट अपना मत रहता है। यही शंकराचार्य जी अभी कुछ महीने पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में गौ हत्या को रोकने के लिए पदयात्रा किए थे। उनकी यात्राएं भी वहां रोकी गई। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको रास नहीं आया। आज उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, आप पता करिए आप लोग, कि बीफ यानी गौ मांस के निर्यात में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यानी यह धर्म वाली सरकार, अब कैसी धर्म वाली सरकार है आप सोचिए जरा, कि गौ मांस के निर्यात में यह उत्तर प्रदेश जो है अव्वल नंबर पे है। तो शंकराचार्य हमेशा धर्म, अगर शंकराचार्य गौ हत्या की बात बंद करने की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, धर्म क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि मैं राजनीति में हूं तो शंकराचार्य जी के कुछ बातों से असहमत हो सकता हूं, क्योंकि वह धर्म के क्षेत्र में है। लेकिन हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि अगर कोई बातें हमारे समझ की नहीं है या हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं
तो उसका प्रतिशोध करें शंकराचार्य जी के साथ, यह नहीं होना चाहिए। आज पूरे देश में जिस तरीके से इस मामले को लेकर के तमाम सनातनी जो उनके लोग हैं वह दुखी हैं। अच्छा, योगी जी ने अभी इसके बाद उनका बयान आया कि सनातन में कालनेमी है, उनसे आप बच के रहिए। तो क्या ये माना जाए कि योगी जी का जो इशारा है वो शंकराचार्य जी के तरफ है? और उसी में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पूज्य शंकराचार्य जी को प्रणाम, आप जाकर स्नान करें। तो ये कहा जा सकता है कि इस समय प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कुछ विवाद चल रहा है, पट नहीं रहा दोनों में। देखिए, किसी भी संत महापुरुष को और विशेष रूप से शंकराचार्य को, शंकराचार्य जी का जो भी सनातनी महत्व समझता है, धर्म को जानता है, वह शंकराचार्य के बारे में या उनको इंगित करते हुए इस तरह का शब्द नहीं बोलेगा। कालनेमी कौन था? कालनेमी एक राक्षस था, वह अपना भेष बदल के, हनुमान जी ने उसको पहचान लिया, संत का भेष धारण किया था। तो अगर आप इस तरह की कोई भाषा बोलेंगे तो सामने से आप पे भी प्रश्न खड़ा होगा। अब प्रश्न खड़ा हो रहा है क्योंकि आप भी भगवाधारी हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और आप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का जो पद है राजनीतिक होता है, वह कोई धार्मिक पद नहीं है। तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपके शासन में बीफ निर्यात में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। माघ मेला में स्नान के लिए शंकराचार्य जा रहे हैं, तमाम साधु संत जा रहे हैं, उनको रोकना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनको जूतों से पीटना। आप ये बताइए, पूरे देश में 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आई हुई। क्या इससे पहले उनको नहीं मालूम था कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है? नहीं, तो ये तो जो प्रशासन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। नहीं, हवाला हाँ। हम ये कह रहे हैं कि क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का वह मामला नहीं था? या तो मामला तो प्रशासन अपने बचाव के लिए उनसे कागज मांगी है कि नहीं, आप हमें ये साबित करिए, क्योंकि आपने, हाँ, गलत यहाँ यह भी है कि आपने शंकराचार्य के नाम पर जमीन आवंटित कैसे कर दी जब आपको पता ही नहीं था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी मैं एक लेटर पढ़ रहा था, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल जी का था। जब पूज्य शंकराचार्य जी के गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी का देहावसान हुआ था, तो उन्होंने एक शोक संदेश जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी को भेजा था। तो उसमें शंकराचार्य ज्योतिर्मठ करके इंगित है, लिखा हुआ है, हाँ, इनके नाम के पास। तो अब बताइए क्या महामहिम गलत है? अगर वह शंकराचार्य नहीं थे तो उनके नाम से संबोधन, वह भी शंकराचार्य की उपाधि दे करके कैसे हो गया? और हर साल माघ मेला लगता है। अभी पिछले वर्ष कुंभ मेला लगा था, वहां भी गए थे शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य गए थे, सारे लोग पालकी से और अपने अपने, मतलब जो उनकी एक परंपरा रही है। देखिए, शंकराचार्य की एक परंपरा है, उसको हम आप नहीं तय करते हैं। उनका एक अपना, उसमें अखाड़ा परिषद है, उसमें और भी शंकराचार्यों का मत है, काशी परिषद है, तमाम उनका अपना एक व्यवस्था बनी हुई है, तो वह तय करते हैं। और आज के डेट में इसको मुद्दा बनाना, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति धर्म से शुरू हुई थी और आज आके अधर्म पे टिक गई है। जिस तरीके से, अच्छा बताइए कि शिखा, जो हमारी शिखा होती है, वह कितना बड़ा सनातन धर्म में उसका स्थान है, सम्मान है, किसी का आत्मसम्मान, उनकी चोटियां खींची गई। तो आप ये बताइए कि कौन सी सरकार है भाई? आप साधु संतों से लड़ रहे हो। अभी कल आपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान सुना है ना? आज वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का भी बयान आया है, पंकज चौधरी, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए शंकराचार्य जी को निवेदन किया है। तो संतों के सामने तो सरलता का भाव होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और हमें धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत यह है
कि भारतीय जनता पार्टी को सत्य बोलना। मान लीजिए कि हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, हम लोग कुछ बयान देते हैं तो पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिक्स में आता है। शंकराचार्य जो बयान देते हैं तो धर्म के अनुसार देते हैं। अब उनका भी बयान रास नहीं आ रहा है। उन्होंने राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब भी शास्त्र संबद्ध बात की। उन्होंने कहा कि भाई अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, उस समय भी इनका लोग विरोध किए। तो शंकराचार्य अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? फिर शंकराचार्य किस बात की भाई? तो यह आज समझना होगा लोगों को और सरकार को भी समझना होगा कि आप साधु संतों का अपमान करके, पूज्य शंकराचार्यों का अपमान करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर उनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है तो क्यों नहीं प्रशासन उनसे माफी मांगती है और उन्हें इज्जत के साथ ले जाकर उन्हें स्नान करवाया जा रहा है। अच्छा, आप एक सामान्य वर्ग से आते हैं जी, और अभी यूजीसी का जो नियम आया है शायद आपने उसको देखा होगा। यूजीसी का जो नया नियम आया है उसके तहत अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एक समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग इन लोगों का वो समिति प्रतिनिधित्व करेगी। अगर इनके ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है, किसी प्रकार का अत्याचार होता है, तो ये जो लोग हैं एससी, एसटी, ओबीसी और महिला विकलांग, ये लोग उस समिति को रिपोर्ट करेंगे और वो समिति जो है जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और वो भी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अब मैं देख रहा हूं कि ये नियम आ जाने के बाद लोग जो सामान्य वर्ग के जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि ये एक नया आरक्षण कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लाया जा रहा है जिससे कि सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सके और उनके ऊपर गलत आरोप लगाया जा सके। तो इस पे आप क्या टिप्पणी, क्योंकि आप भी एक सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, आपके बच्चे भी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते होंगे। देखिए, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों में जो नया बदलाव हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ कि तमाम सोशल मीडिया और लोग उस पर मुखर हो रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजनकारी राजनीति करती है। वह 2014 में जब सत्ता में आई तो मुस्लिम समाज को मुद्दा बना करके पूरे देश में हिंदू मुसलमान को धार दिया, उसमें सफल नहीं हुए। तो तमाम समय समय पे ऐसे प्रयोग उनका सत्ता के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो प्रयोग करती रहती है। तो अब उनको यह समझ में आ रहा है कि हिंदू मुसलमान तो उनका कार्ड जो चला नहीं, तो अब हिंदू में ही विभाजन किया जाए, अगड़ा और पिछड़ा। वह सबको जनता के रूप में नहीं देखते, जो कि एक सरकार का धर्म होता है कि सारे लोग जनता के रूप में हैं। अगड़ा और पिछड़ा का विभाजन करके किस तरह से किसी को खुश किया जाए और एक नए जो नियम आप बता रहे हैं, इसके पहले देखिए, मान लीजिए एट्रोसिटी एक्ट के तहत एससी एसटी के लिए वो पहले से था, और ठीक है भाई, हम भी चाहते हैं कि किसी का अपमान ना हो, और नहीं हम लोग उस मतलब ये से आते हैं कि किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो विश्वविद्यालयों में आप एक नए तरह का लेके आए हैं, या कि पिछड़ा का बच्चा है, छात्र है, सामान्य वर्ग का छात्र है, मान लीजिए इनकेस अगर कहीं कोई बात होती है या नहीं भी होती है, तो अगर हमारे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना रहेगी तो उसके तहत मैं आपको जो है उस नियम के तहत, उस एक्ट के तहत मैं आपको परेशान कर सकता हूँ, उसको हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि दोनों वर्ग के बच्चे आपस में वहाँ टकराहट में होंगे और दोनों का नुकसान होगा, चाहे वह सामान्य के बच्चे हों चाहे वह पिछड़े के बच्चे हों। और इस तरह से लड़ाई जो है वह लड़ाई समाज में आएगी, हमारा समाज बटेगा। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजनकारी राजनीति करती है। और यूजीसी में मान लीजिए कि हम लोग तो भाई अब
हमने तो भगवान के घर कोई दरखास्त दिया नहीं था कि भगवान जी हमको ब्राह्मण समाज में पैदा करिए। भाई अब हमारा क्या दोष है इसमें? हम ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो हमारा यही दोष है ना कि हम ब्राह्मण के घर पैदा हो गए। तो हमने तो कोई भगवान जैसे दरखास्त किया नहीं था, पैदा हो गए तो भाई हैं उस समाज में, तो हमारा इसमें क्या दोष है? यानी आप इस तरह से भेदभाव करेंगे, उसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और, तो यह सरकार का कोई धर्म नहीं है। नियमावली सबके लिए होना चाहिए, सबके सम्मान की बात होना चाहिए और सबके सम्मान की रक्षा करना ही किसी भी सरकार का दायित्व एवं धर्म होता है। और इसका यूजीसी में नए नियमों का मतलब देखा जाए तो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से सबकी आवाज़ें उठ रही हैं और गलत कार्यों का हमेशा समाज में विरोध होना चाहिए। मऊ जिले में जो अभी विधायक जी की मृत्यु हुई उसके बाद वो सीट जो है वो रिक्त है, उस पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कि घोसी में पुनः सुजीत सिंह को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी वहां से अपना परचम लहराएगी? कांग्रेस का क्या वो अपना कैंडिडेट उतारती है या समाजवादी पार्टी से वो गठबंधन करेगी? नहीं, यह तो निर्णय अभी हो गया है। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है स्वर्गीय सुधायक सिंह जी के पुत्र जो सुजीत सिंह हैं उनको घोषित कर रखा है। और हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने भी उनको सहर्ष समर्थन दिया है और उनको चुनाव जिताने में पार्टी की तरफ से भरपूर मदद करने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस अपना उम्मीदवार वहां नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष जी अभी कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने सुजीत सिंह से मिला भी, सुजीत सिंह उनसे मिले और उन्होंने अपना समर्थन जो है, और सही है कि निश्चित सुधाकर सिंह जी बहुत ही ज़मीनी नेता थे और क्या बोलते हैं कि काफ़ी लोकप्रिय रहे। तो सबकी इच्छा है, देखिए जनता ने तो रिजल्ट दे दिया है, जनता ने जो है परिणाम घोषित कर दिया है। अब लोकतंत्र है, चुनाव होना है, चुनावी प्रक्रिया होगी, उसके लिए इलेक्शन की डेट आएगी, आचार संहिता लगेगी और जनता ने तो, आप जाइए कहीं किसी से पूछिए, वो सारे लोग जो है सुजीत सिंह के पक्ष में हैं। अब लोकतंत्र है, चुनाव होगा, कैंडिडेट आएंगे लोग और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही सुजीत सिंह को चुनाव जिताने के लिए वह प्रतिबद्ध रहेगा। हम लोग स्वयं जब अभी कुछ दिन पहले वहाँ उपचुनाव हुआ था, दारा सिंह कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के और सुधाकर सिंह जी थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, तो पूरा कांग्रेस लग करके और गांव-गांव जा करके हम लोग प्रचार किए। ठीक उसी तरह से जिला कांग्रेस का संगठन, जिला के नेतृत्व में हम लोग फिर इस बार जो है उनको लग के चुनाव जिताएंगे और यह संदेश देंगे उपचुनाव में, यह संदेश हम लोग सत्ता पक्ष में जो सरकार है उसको देने का कार्य हम लोग करेंगे कि 2027 बदलाव का संकेत यहाँ से घोसी की जनता देगी। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था तो उससे पहले घोसी का उपचुनाव हो चुका था और घोसी का उपचुनाव पूरे देश में संकेत बदलाव का दिया था। ये लोग 400 पार कर रहे थे लेकिन 240 पे जाके रुक गए, तो घोसी का बहुत बड़ा एक उस चुनाव में नाम हुआ। और इस बार भी घोसी में उपचुनाव है, वह 2027 के बदलाव का संकेत होगा कि 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके का जनता को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कष्ट देखने को मिल रहा है। आप जाइए बिजली विभाग में देखिए, स्मार्ट मीटर को देख लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं हो रही हैं, तमाम पेपर लीक हो जाते हैं। अभी प्रोफेसरों की कोई भर्ती थी, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप लोग तो नौजवान हैं, जान रहे हैं। तो यह उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के शासन का अंत होने वाला है, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है, चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, नौकरी का मामला हो, केवल ढोल पीटे जा रहा है। क्योंकि इनकी जो सत्ता है वह हनक के साथ और डिक्टेटरशिप के साथ, तानाशाही के साथ ये चला रहे हैं। तो यह तानाशाही उत्तर प्रदेश में अब चलने वाली नहीं है और घोसी का जो चुनाव होगा उसमें गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और यह चुनाव जो है 2027 के बदलाव का संकेत। तो ये सब जो चीज़ आप बता रहे हैं
ये सब तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछले 5-7 सालों से बताती आ रही है, और लेकिन जब मेन चुनाव आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा देती है। नहीं, कहाँ लहरा रही है आप बताइए ना। अरे अभी बीएमसी का चुनाव हुआ, आप ये महाराष्ट्र में बताइए, देखिए। नहीं, आप बीएमसी के चुनाव में आप देखे होंगे, अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो जो तमाम बेसिक रिपोर्टें आ रही थी, लोग चुनाव वोट दे के निकल रहे थे बाहर और वह स्याही जो है मिट जा रही थी। तो देखिए, आज के समय में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली हो चुका है। आपके बात से, इस बात से सहमत हूं। वो परचम क्यों लहरा रहा है? जब चुनाव आयोग को ही हाईजैक कर लिया जाएगा। एसआईआर हो रहा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। एसआईआर में क्या है कि भाई जो मृत लोग हैं उनके नाम काटे जाएंगे, जो बोगस मतदाता हैं, जो फर्जी मतदाता हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। अब यह सरकार कह रही है कि नाम जोड़िए। किसका जोड़ेंगे भाई? जो कैपेबल लोग रहेंगे वही ना जुड़ेंगे। अब बीएलओ पे दबाव है कि आप नाम जोड़िए। एक बार आपने नाम काटा यानी फर्जी मतदाताओं को हटाया, जो मृत लोग हैं अब एक बूथ से 200 नाम जोड़ने का दबाव है, आदेश है कि एक बूथ से 200 नाम जोड़ने, यानी किसका नाम जोड़ेंगे भाई आप? इसका मतलब है कि उसमें फर्जी मतदाता लाएंगे आप। तो फर्जी मतदाता तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी के होंगे? वही तो कह रहे हैं कि दबाव है। आप ये बताइए कि नाम कट गया, जो मृत लोग थे, चलिए भाई अच्छा है, मृत लोग कहाँ से वोट देने आएंगे? फर्जी मतदाता का नाम कट गया। अब आप उन बीएलओ से कह रहे हैं कि एक बूथ पे 200 नाम बढ़ाओ। किसका नाम बढ़ाओगे भाई? आसमान से लोगों को लाओगे? तो बोगस और फर्जी मतदाताओं के, वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को उसमें नाम डालेगी। तो यह है इलेक्शन। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यह चुनाव होगा इस तरह के? नहीं, यह आरोप नहीं है, ये तो तमाम सारे फैक्ट्स आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने किस तरह दिखाया पूरे देश के सामने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे उत्तर प्रदेश का, बनारस का आदमी जाके मतदाता है वहां पे, मुंबई में, कर्नाटका में है। तो यह सब सारी चीजें, यह लाख कोशिश कर रहे हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि लोकतंत्र जो है, जिसको आज़ादी के बाद हर व्यक्ति को लोग पूछते हैं कि क्या मिला है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आज़ादी मिली, लोकतंत्र मिला, और उस लोकतंत्र को जो है समाप्त करने की कोशिश है। और देश में लेकिन कांग्रेस के रहते हैं, राहुल जी बार बार बोलते हैं कि डरो नहीं, हमारे नेता बोलते हैं डरो नहीं। यह थोड़ा सा समय संघर्ष का है, लेकिन आप देखिएगा निश्चित भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से जनता, आप जाइए कहीं भी चट्टी चौराहे पे खड़े हो जाइए, लोग परेशान हैं भाई, किसान परेशान है। रात भर किसान जो है अपने फसलों की रखवाली कर रहा है। रात भर जो है इस ठंड के मौसम में गेहूं के फसल की, सरसों की फसल की रखवाली कर रहा है। उसका पूरा खेत चर दिया, छुट्टा जानवर जो है चर रहे हैं। आप बताइए, जितना आप 5 किलो राशन नहीं दे रहे हैं उतना तो उसका अनाज चर दिया जा रहा है। तो यह तमाम सारी, खाद को देख लीजिए, खाद को लेकर के लाइनों में लोग लग रहे हैं, उनको लाठियां पड़ रही हैं, खाद बीज समय से नहीं मिल रहा है। तो चारों तरफ जनता के बीच में त्राही त्राही मचा हुआ है और जनता इसका समूल जवाब जो है 2027 में देगी। चलिए, आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है ये हमें चुनाव परिणाम में ही पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मैं कांग्रेस नेता रमन पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं ये पूरा प्रोग्राम देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए तब तक के लिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।